वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। 49 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट नंबर 50। इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। माइक्रोफोन के द्वारा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदला जाता है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यानी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, और माइक्रोफोन इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट इनटू साउंड एनर्जी। तो पहला वाला तो करेक्ट है, डायनामो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा वाला गलत है, क्योंकि माइक्रोफोन जो है ना वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। जो लाउड स्पीकर है वो करता है ध्वनि को विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो गलत है दूसरा वाला, केवल पहला यहाँ पर करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, डायनामो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, सही है। लेकिन माइक्रोफोन के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। आप कॉलर पे एक माइक्रोफोन लगा लेते हो, मान लीजिए पूरा ऑडिटोरियम भरा है, अगर आप धीरे से ही बोलोगे तो माइक्रोफोन क्या करेगा, आपकी आवाज़ को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करके क्या करेगा, उसको स्पीकर में लाउड दिखाएगा। या फिर रिकॉर्डिंग करनी हो तब भी इस तरह से होता है, जो आपकी ध्वनि एनर्जी है वो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य के द्वारा सुने जाने वाले तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। देखिए, श्रव्य तरंगें एक तरह से हो गई है, फिर ये हो गई 20 से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच। अगर इसके कम है इससे तो ये है अपश्रव्य। तो ये श्रव्य हैं, ये अपश्रव्य हैं, और ये पराश्रव्य हैं 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर। तो देखिए, मनुष्य के द्वारा सुने जाने वाली तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच होती है, और इस हिसाब से इन तरंगों को श्रव्य तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकते, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। चमगादड़ तो पराश्रव्य तरंगे निकालता है, और उसे निकालते निकालते उड़ता है। सामने अगर वापस आ गई टकरा कर तो उसको लगेगा कि हाँ भाई परिपथ में मेरे कुछ है, वरना अगर नहीं आई तो सीधा सीधा उड़ता रहता है वो रात में। इसी तरह देख पाता है वो, मतलब इसी तरह रात्रि में विचरण कर पाता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। ध्यान से सुनिएगा। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, अभी बताया था। ध्वनि तरंगे अयांत्रिक तरंगे हैं। दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। देखिए, दूध के अंदर हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, ये करेक्ट है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहते हैं, ये भी सही है। और 20 से 20,000 के बीच श्रव्य हैं, 20,000 से ऊपर क्या है, पराश्रव्य हैं। पहला वाला भी करेक्ट है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग गठिया रोग के उपचार में मस्तिष्क के ट्यूमर की जांच करने के लिए किया जाता है। जो ध्वनि तरंगे हैं, मतलब साउंड वेव हैं, वो यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे हैं तो कैसी तरंगे हो गई, अनुप्रस्थ तरंगे हो गई। कैसी तरंगे हो गई, सॉरी, अनुदैर्ध्य तरंगे हो गई। ध्वनि तरंगे, यांत्रिक तरंगे गलत है, ये अयांत्रिक नहीं है, यांत्रिक है। तो देखिए, ध्वनि तरंगे जो हैं वो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे हैं, ना कि अयांत्रिक तरंगे। और प्रकाश कैसी तरंग है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, ध्यान दीजिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग माध्यमों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है, जैसे ठोस में कुछ और होगी, ध्वनि में कुछ और, ठोस में कुछ और होगी, द्रव में कुछ और, गैस में कुछ और। पहला वाला करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक द्रव में होती है, उसके बाद ठोस में होती है, उसके बाद गैस में होती है। गलत है, 50 पर बताया होगा मैंने। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। जैसे आप बोलते हो ना, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, इसी तरह से ध्वनि की चाल होती है सबसे ज़्यादा ठोस में, उससे कम द्रव में, और सबसे कम होती है गैस में। तो दूसरा वाला गलत है, केवल एक सही है यहाँ पर। तो देखिए, ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, मतलब भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती हैं, परंतु आवृत्ति नहीं बदलती, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होती।
ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्या, ध्वनि की चाल पर दाब का, सही है ये भी। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती हैं, परंतु फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात दाब घटा लो या फिर बढ़ा लो, ध्वनि की चाल अपरिवर्तित रहेगी बिना किसी परिवर्तन के। क्वेश्चन नंबर 6 है, माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, मतलब अधिक हो जाती है। तो देखिए माध्यम का ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल जो है बढ़ जाती है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा करेक्ट है। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं तो इस परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम 16.6 मीटर अर्थात देखा जाए तो लगभग 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। पहला करेक्ट है और दूसरा भी करेक्ट है, दोनों के दोनों सही हैं, तो सी है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 8 है, अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब गलनांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट है। मान लीजिए एक बर्फ़ का टुकड़ा है, ये प्योर वाटर का है, बाहर निकाल दिया मैंने, 30 रूम का टेम्परेचर है, ये पिघला 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 पिघल गया। अब मैंने क्या किया, ये जो पिघला हुआ पानी इसमें नमक मिला दी, इसको फ्रीज़र में डाल दिया, जमा दिया इसको, 30 डिग्री का टेम्परेचर, फिर से पानी बाहर निकाला बर्फ़ का, ये गोला या टुकड़ा। तो टाइम देखिएगा आप, जो प्योर वाटर होगा वो जल्दी पिघल जाएगा, लेकिन ये जो अशुद्धि मिली है इसके अंदर क्या, सोडियम नमक की, तो ये देर में पिघलेगा। और ये जो है प्रयोगशाला में किया हुआ एग्जाम्पल है। तो अशुद्धि मिलाने पर गलनांक जो है वो घट जाता है, घट जाता है मतलब कम हो जाता है। तो देखिए किसी निश्चित ताप पर ठोस का द्रव में बदलना जो है वो गलन कहलाता है, तथा इस निश्चित ताप को ठोस का गलनांक कहते हैं। अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घटता है, जैसे बर्फ़ में नमक मिलाने पर गलनांक घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, कौन सा होगा इसमें उत्तर, ये है या है, सही है दोनों के दोनों, सी है इसका उत्तर। फिर से बोल दूं कि एक बार, एक्सप्लेनेशन तो है नहीं। देखिए जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर सिकुड़ जाते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर घटता है, और जो पदार्थ ठोस से द्रव में बदलने पर फैलते हैं उनका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है। ध्यान दीजिएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित में से कोई एक तो गलत है पक्का। कौन सा गलत है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है द्रव का, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, करेक्ट है। देखिए कुकर लीजिए, कुकर में पानी डालिए, उसमें दाल डालिए, क्या होगा, नीचे से आग लगा दीजिए उसको, मतलब गैस बर्नर को ऑन कर दीजिए, क्या होगा, पानी उबल रहा है, अगर उसका आप ढक्कन लगा देंगे तो क्या हो गया, दाब बढ़ गया, आप खाना जल्दी पक जाएगा ना। तो क्या हुआ, दाब बढ़ाने पर क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। अशुद्धि मिलाने पर भी द्रव का क्वथनांक बढ़ता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। पानी उबल रहा है, प्लेन वाटर है, नमक डाल दीजिए, तेज़ी से उबलेगा, सही है दूसरा वाला भी। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम है, यही है, फिर यही गलत हो गया। भाप से जलने की अपेक्षा उबलते जल में जलने से अधिक कष्ट होता है, ये गलत है। देखिए उबलते जल में जलने से अधिक कष्ट होता है भाप में जलने से, तो गलत है तीसरा वाला, चौथा वाला। देखिए उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर अधिक कष्ट होता है, क्योंकि जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की जो है गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है,
प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में। करेक्ट है दूसरा। इस चीज़ को भी 50 बार बताया होगा कम से कम। प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे हैं और जो ध्वनि है ना, ध्वनि वो है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो दूसरा सही है, पहला गलत है। तो देखिए प्रकाश जो है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, जो ध्वनि है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, याद रखिएगा। एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में संचारित होती है। क्या? प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। बचपन में पढ़ा होगा आपने, चौथी क्लास में। दूसरा स्टेटमेंट है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.2 सेकंड का समय लगता है। बिल्कुल दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी। तो उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है और चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.2 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा किसके प्रकाश को परावर्तित कर रहा है? उसी के जिसको पृथ्वी करती है। मतलब एक तरह से एक पिंड क्या है, सबका पिंड, सबका फादर सूर्य तो है, सन, सूरज। ये चंद्रमा, बंद्रमा, मंगल, भारत, पृथ्वी वगैरह, बृहस्पति, शनि, इनका खुद का प्रकाश तो है नहीं। सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं ये। चलिए भाई, या फिर सारे पिंड जितने भी हमारे मिल्की वे में हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी, पीला, लाल या नीले में से? तो 5 की ओर आपने पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर है बैंगनी। बैंगनी का प्रकीर्णन जो है वो सबसे अधिक होता है। प्रकीर्णन क्या मतलब? एक तरह से फैलना, रंग का फैलना। वो सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम फैलता है वो, उसकी वेवलेंथ सटीक होती है। तो जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित होता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। मतलब सबसे अधिक बैंगनी रंग फैलता है और सबसे कम फैलता है लाल रंग। इसलिए खतरे के जो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि बिल्कुल एक लेज़र लाइट की तरह वो दिखाई देता है। ऐसा नहीं है फैला फैला सा दिखाई दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। अपारदर्शक वस्तुएं, मतलब ओपेक बॉडीज़, वे वस्तुएं होती हैं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाती। पारदर्शक होगा तब तो बाहर निकल जाएंगी, अपारदर्शक में कहाँ बाहर निकल पाएंगी। करेक्ट है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला वाला गलत है, क्योंकि आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ना कि परावर्तन के कारण। और जो क्या है, एक तरह से इल्यूजन है, दृष्टि भ्रम है। मतलब आकाश नीला दिखाई देता है ऐसा होता नहीं है, समुद्र नीला दिखाई देता है ऐसा होता नहीं है। तो जहाँ रंगों का इल्यूजन होता है वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट है यहाँ पर, न कि रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। दूसरा वाला करेक्ट है, बी है इसका उत्तर। तो आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ना कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब वी चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, 3V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा, या फिर V/2 चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। तो यदि कोई व्यक्ति V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। इतना याद रखिए, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें रॉकेट साइंस। ऐसा नहीं है कि पूरा सॉल्व करके इसको दिखाया जाए। तो इस तरह का प्रश्न अगर टकराता है तो वी चाल से आता है तो 2V चाल से, अगर एक्स चाल से आता है तो 2x चाल कर देना वहाँ पर। तो ये 15 प्रश्न थे फिज़िक्स के, मोस्ट इम्पोर्टेंट, यूपी पीसीएस के फेवरेट हैं। अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 50 तक पहुँच सकते हो।
अच्छा, इसका रिवीजन कैसे करना है? जैसे मान लीजिए 50वां टेस्ट है, तो अब क्या करोगे, थोड़ा बैक 5 चले जाओ, मतलब 50 टू 45, 50 से 45 तक का रिवीजन करो। जब अगला हो तो और नीचे चले जाना, फिर 45 से 40 आ जाना, वरना पहले शुरू के भूलते चले जाएगा ना। चलिए, धन्यवाद।